हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। यहाँ तो आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रही है, अभी तक बारिश रुकी भी नहीं है, तो उस हिसाब से हैप्पी रेनी डे। चलिए हम बात करते हैं आज कि कल हम हाई स्कूल की फ़िज़िक्स के बारे में बात कर रहे थे, और हाई स्कूल की फ़िज़िक्स के बारे में हम शुरुआत तो हो चुकी थी और आप शायद विभवांतर तक का टॉपिक पढ़ चुके थे। पहला टॉपिक मैंने विद्युत धारा के बारे में बताया था, उसके प्रकार के बारे में बताए थे, और आवेश के बारे में बताया गया था। उसके बाद आपका विभव के बारे में बताया गया था, विभवांतर के बारे में बताया गया था। इतनी बात बताई गई थी। आज हम आगे बात करेंगे, और जो आज का जो टॉपिक है ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल के लिए भी और इंटर के लिए भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है अभी यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, इंटर लेवल पे ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। और तीसरे चैप्टर में उसमें भी पढ़ेंगे, फिजिक्स में विद्युत धारा वाले चैप्टर में ओम का नियम, ठीक है ना। यहाँ भी वो है, लेकिन जहाँ पे छोटा पार्ट दिया गया है वहाँ आप बड़ा पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए आज बात करते हैं हम ओम के नियम की, और ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ओम का नियम। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओम, पूरा नाम था इनका जॉर्ज साइमन ओम, ओम्स लॉ। पूरा नाम भी याद रखेंगे, जॉर्ज साइमन ओम। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बात याद रखेंगे, है ना। ओम का नियम, तो ओम ने क्या बोलते हैं, विद्युत धारा और प्रतिरोध से रिलेटेड कुछ नियम दिए। क्या नियम दिए, तो चलिए वो पढ़ते हैं। ओम ने देखिए बताया कि यदि किसी चालक तार, सपोज ये मेरे हाथ में जो मार्कर है ये कोई चालक तार है, और इस चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो का मतलब क्या, कि उसकी लंबाई न बढ़ाई जाए, उसकी चौड़ाई न बढ़ाई जाए, उसकी मोटाई न बढ़ाई जाए, उसको कोई ताप न दिया जाए, तो इसको बोलते हैं भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना होना, है ना। यदि आप जैसे है, आपकी मोटाई बढ़ गई, यदि आपकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, आपकी लंबाई बढ़ गई, भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, है ना। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ताप ये सब अगर ना बढ़ाया जाए तो उसको बोलते हैं इसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। तो ओम ने बताया कि ओम के नियम का ये शर्त भी है, ये क्या बोलते हैं, सीमा भी है, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। क्या है कि अब पूछा जाता है एग्जाम में कि ओम के नियम की सीमा को बताइए, सीमाएं बताइए। तो ओम के नियम की सीमा यही है कि ये चालक तार की लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, आयतन उसके ये सब न बढ़ाई जाए, उसको ताप न दिया जाए। तो ये ओम के नियम की सीमा भी है। तो ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, भौतिक अवस्था समझ गए, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और उसके कोई अलग से ताप न दिया जाए, तो फिर अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर इस तरह से है, अगर उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, देखिए इसको चित्र से ऐसे समझेंगे। सपोज ये कोई चालक तार है, ये ए से बी तक कोई चालक तार है, और यहाँ पर कोई बैटरी मैंने जोड़ दी, ठीक है ना। तो जब मैं इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो जब धारा प्रवाहित होगी तो आई धारा सपोज प्रवाहित हुई, तो जब धारा प्रवाहित करने पे इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा। तो ओम ने बताया, सपोज ये मैंने बताया कि ये भी कोई तार है, कहा कि कोई चालक, किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई और ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर यानी जो V है वो उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। यानी जो इसमें प्रवाहित विभवांतर जो उत्पन्न होगा इसमें सिरों पर, वो धारा के, यानी जो उसमें प्रवाहित धारा है उसके समानुपाती होती है। कब? जब भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो चालक तार की। बात समझ गए? ये बहुत ही छोटी सी और आसान डिफिनेशन है, मगर ये बहुत कंपलसरी है ये बोलना कि उसकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि अगर आप ये लिखना भूल जाएंगे तो फिर ओम का नियम का जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ओम के नियम की सीमा, लिमिट ही यही है, उसकी सीमा ही यही है ओम के नियम की, कि चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, यही उसकी सीमा है। मतलब लंबाई चौड़ाई और आयतन और ताप में कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो फिर से सुन लीजिए, सिस्टमैटिक कैसे बोलेंगे। ओम का नियम हेडिंग डालने के बाद आप बोलेंगे यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। फिर ओम ने कहा कि यहाँ से अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो यहाँ इक्वल का जो साइन लगाएंगे, तो आपको पता है कि बैलेंस बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, तो वो कांस्टेंट हो जाता है आर। ठीक है ना, यानी V इज इक्वल टू आर आई, जहाँ जो R है वो नियतांक है जिसको प्रतिरोध कहा जाता है। जहाँ R क्या है? प्रतिरोध।
प्रतिरोध का मतलब आप कह सकते हैं बाधा। विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, प्रतिरोध, है ना। तो ये बात हो गई। अब यहां से अगर आप R को रोक लीजिए तो ये I V के अपान में आ जाएगा, यानी R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ये R यानी प्रतिरोध का सूत्र होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। बात समझिए। तो अब यहां से सपोज अगर आप ये कर लें कि यदि आप I को यहां लिख दे रहे हैं, यदि आप I को 1 एम्पियर मान लें, यदि धारा जो है वो 1 एम्पियर हो, तो आप देखो जो R है वो V के इक्वल हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी। तो यहाँ भी एक परिभाषा बन जाएगी, क्या बनेगी यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही उस चालक तार का प्रतिरोध होता है। यानी विभवांतर ही देखिए प्रतिरोध हो गया, यानी जो विभव है वो प्रतिरोध के बराबर है। कब? जब धारा कितनी हो? 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक का प्रतिरोध होता है, या उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होता है। बात समझिए। तो मैं जो बोल रहा हूँ मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, आप रुक के और उसको वीडियो को रोक के आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे परिभाषा आप लिख लेंगे जो मैंने अभी बोली। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रतिरोध के बराबर होता है। क्लियर? अब देखो इस सूत्र में यदि V इफ, यहाँ पे भी लिख लो इफ, अगर ऐसा हो, यहाँ पे भी लिख लो इफ अगर I 1 एम्पियर हो, यानी धारा 1 एम्पियर, और जो ऊपर विभव है V वो भी 1 वोल्ट हो, यानी दोनों 1 के बराबर हो जाए, तो R बराबर देखो 1 ओम की हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्योंकि ओम का नियम है, तो उन्होंने अपनी के नाम को सम्मान देने के लिए उस मात्रक को ओम कहा। यानी प्रतिरोध, असल में प्रतिरोध का मात्रक है ये V का मात्रक, विभव का मात्रक वोल्ट बता चुके हैं, अपॉन धारा का मात्रक एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर प्रतिरोध का मात्रक है। इस पूरे बात को ओम कहा गया इसलिए क्योंकि ओम को सम्मान देने के लिए इस पूरे वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं, ठीक है ना। यानी ओम असल में मात्रक है, किसी का नाम मात्रक कैसे हो सकता है, लेकिन उनको सम्मान, जैसे न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन है, लेकिन न्यूटन आपको पता है न्यूटन तो वैज्ञानिक का नाम है, वो मात्रक कैसे हो सकता है? मात्रक तो उसका, बल का मात्रक असल में क्या होगा? बल F बराबर m होता है, तो m का द्रव्यमान और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल का मात्रक है। लेकिन उस पूरे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है, न्यूटन को सम्मान देने के लिए। बात समझे? इसी तरह वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं, ओम को सम्मान देने के लिए, क्योंकि ओम ने ये नियम को दिया। तो यहाँ पे देखो प्रतिरोध, जब इसको भी 1 मानेंगे, इसको भी 1 मानेंगे, तो 1/1 मतलब 1, देखो I भी 1, V भी 1, तो R भी 1 ओम के बराबर हो जाएगा, यानी प्रतिरोध जो है वो 1 ओम के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि 1 ओम की परिभाषा लिखिए। ओम का सिंबल है ये, है ना, चाहे हिंदी में लिख सकते हैं चाहे सिंबल। 1 ओम की परिभाषा, 1 ओम की परिभाषा क्या होगी? 1 ओम की परिभाषा देखो, हम बोलेंगे नहीं, आप देखो, आप खुद समझ के लिखना सीखो, उसको सीखो, उसको रटो नहीं कि हम लिखवा दें आप रट लीजिए, उसको कॉपी बना लीजिए, ऐसा नहीं, आप सीखो। यहाँ से फिजिक्स सीखने का विषय है। अब आप यहाँ से देखो, यहाँ पे यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। देखो, यदि किसी चालक तार में I बराबर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो जो प्रतिरोध है वो 1 ओम के बराबर होता है। बात समझिए? फिर से सुन लीजिए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। समझ गए होंगे? ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड। तो अब देखिए, ये ओम का नियम हो गया। जो मैंने परिभाषाएं बोली, एक परिभाषा यहाँ पे बोली कि ओम का नियम पहले जो लिखे, ये निकालेंगे ओम का नियम, और यहाँ से परिभाषा इसकी लिखनी शुरू करेंगे। क्या? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये परिभाषा लिख के चित्र बना के ये लिखेंगे, ये पूरा नोट कर लेंगे यहाँ तक। इसके बाद मैंने कहा इफ यहाँ तक परिभाषा, और फिर ये पूरा नोट करेंगे, फिर ये, और यहाँ पे लिखेंगे इफ अगर ऐसा हो कि धारा 1 एम्पियर के बराबर हो तो जो प्रतिरोध है वो विभव के बराबर होता है। यानी किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें
तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही प्रतिरोध के बराबर होता है, या उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ही प्रतिरोध होता है। क्लियर है बात। इसके बाद देखो मैंने कहा अगर अब दोनों एक एक हो जाए, विभव भी एक और आई भी यानी धारा भी एक, यानी आई 1 एम्पियर हो जाए, विभव 1 वोल्ट हो जाए, तो आप परिभाषा क्या बनेगी, तो R जो है प्रतिरोध वो 1 ओम के बराबर हो जाएगा, है ना। 1/1 तो 1/1 का मतलब 1। तो यदि किसी चालक तार के सिरों पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो, तो प्रतिरोध 1 ओम के बराबर होता है। क्लियर है बात, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद जो है आप आगे देखेंगे। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था, जो आप परिभाषा में बोलते हो, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो ओम का नियम जो है वो लागू होता है, और यदि परिवर्तन हो जाए तो ओम का नियम लागू नहीं होगा फिर उस चालक तार पर। मतलब वो जो चीज़ें जो आप कहते हैं कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो, मतलब उसकी लंबाई में, उसके क्षेत्रफल में और उसके ताप में कोई परिवर्तन ना हो, समझ रहे। भौतिक अवस्था का यही मतलब होता है, लंबाई में, क्षेत्रफल में, ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो ओम का नियम लागू होगा, नहीं तो फिर लागू नहीं होगा। तो अगर इसका मतलब अगर ये सब हो जाए कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, यानी लंबाई बढ़ा दी जाए तो, और क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, ताप बढ़ा दिया जाए, तो वो जो ओम का नियम है यानी प्रतिरोध है वो प्रभावित हो सकता है। तो चलिए बस यहीं पे बात को समझना है। देखो परिभाषा ही बता रही है कि क्या क्या प्रभावित कर सकता है। भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो ओम का नियम लागू होगा, अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है तो ओम का नियम लागू नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं, यानी जो प्रतिरोध है, पहला नंबर जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है। पहली बात मैंने बताया लंबाई, यानी भौतिक अवस्था में पहली चीज आती है लंबाई, यदि लंबाई बढ़ाएंगे, समानुपाती का मतलब क्या होता है कि ये चीज अगर बढ़ेगी तो ये भी चीज बढ़ेगी। समानुपात यानी अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, इसी का मतलब होता है समानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना। यानी आपको इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप कभी भी किसी फंक्शन में गए होंगे या कोई नाइट टूर्नामेंट वगैरह बच्चे करवाते हैं कभी, तो एक जनरेटर से एक तार को पूरा जो है फील्ड में चारों तरफ पूरा बिखेर देते हैं, उसमें बहुत से बल्ब लगा देते हैं। तो आप उसमें नोटिस करिएगा कभी कि जो बल्ब जनरेटर के पास में लगे होंगे वो बहुत ही तेजी से जल रहे होंगे, और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है जनरेटर से वैसे वैसे बल्ब की जो रोशनी वो डिम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब लंबाई तार की बढ़ती गई और उसी में बहुत से बल्ब जुड़े हुए हैं तो उनका प्रतिरोध बढ़ता जा रहा है। प्रतिरोध का मतलब क्या, धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। तो जब धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, बल्ब जो है वो इतनी अच्छे से नहीं जलेगा जितना पहले वाला जल रहा था। बात समझ रहे हैं। यानी किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, समझ गए। चलिए दूसरी चीज क्या है, आप ये लैंग्वेज हिंदी जो बोला है कि वो लिखेंगे, यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज मैं बताऊं कि जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन का यही मतलब होता है कि पहले मैंने बताया लंबाई, क्षेत्रफल और ताप, यानी यही तीनों चीज भौतिक अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। और यही तीनों चीजें जो है इसको प्रभावित कर सकती है प्रतिरोध को, यानी लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यानी यदि किसी चालक तार की मोटाई को बढ़ा दिए, क्षेत्रफल बढ़ना का मतलब मोटाई बढ़ जाए। यदि तार है, जैसे ये काफी मोटा है, इस तरह का अगर तार हो तो उसका प्रतिरोध, अगर मोटा तार है तो उसको लंबा भी लेके जाएंगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तार की मोटाई को बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, यानी तब आसानी से लाइट जो है वो अच्छी जलेगी। यानी घरों में अगर आपको वायरिंग करानी हो तो आप मोटे तार का इस्तेमाल करिए। वो ऐसा इसलिए ताकि मोटे तार का जो क्षेत्रफल अधिक होने के कारण उसका प्रतिरोध कम होगा। देखिए व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब ये होता है उल्टा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा,
यही संबंध है। यानी यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध घट जाता है। क्लियर है बात। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो प्रतिरोध है वो ताप के समानुपाती होता है। यदि किसी चालक तार के ताप को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है ना। देखो आप कभी अपने फोन को कंटिन्यू यूज करते रहिए तो फोन हीट हो जाता है। हीट होने के बाद आप सोचते हैं कि खराब हो जाएगा, रख दो। वो आपको ये नहीं पता है कि प्रतिरोध बढ़ने के कारण वो खराब हो जाए। देखो जब आप कंटिन्यू यूज करोगे तो उसका ताप बढ़ता जाएगा और ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। अब जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो यानी प्रतिरोध का मतलब धारा के मार्ग में रुकावट बढ़ रही है। तो बहुत ज़्यादा हीट होने पर बहुत ज़्यादा रुकावट आएगी, यानी फ़ोन हैंग करने लगेगा, स्विच ऑफ हो सकता है या खराब भी हो सकता है। बात समझे। तो चालक तार में अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। इसीलिए आप बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को देखो तो उसमें एक कूलिंग फैन लगी होती है पीछे। लैपटॉप आप वगैरह में देख लो तो या बड़े कंप्यूटर्स में, लैपटॉप में, बहुत सी जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा कूलिंग फैन लगाते हैं। यानी वो अंदर के गर्मी को बाहर निकालता है, जो ताप हीट होता रहता है उसको बाहर निकालता है ताकि आप कंटिन्यू यूज करें और वो ठंडा बना रहे। ठीक है ना। क्योंकि ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा और प्रतिरोध बढ़ेगा तो डिवाइस हैंग करेगा या तो खराब हो जाएगा। ये धारा को प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये 3 कारक हैं। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है, यहाँ लैंग्वेज जरूर आप लिखेंगे। यदि किसी चालक तार के ताप को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। यदि चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब देखिए अगला टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। देखिए इस विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो आप देखो यहीं से निकल के आएगा विशिष्ट प्रतिरोध। देखो मैंने यहाँ बताया कि R समान, चूंकि R समानुपाती है L के। दूसरा फिर मैंने बताया कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/1 है। तो इन दोनों को एक साथ अगर लें, R इसके समानुपाती, R इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R डायरेक्ट समानुपाती है L के और व्युत्क्रमानुपाती है 1/1 है। एक साथ लिख दीजिए। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटाइए तो आपको पता है बराबर लगाएंगे तो एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जुड़ता है ये, इसको बोलते हैं रो। तो ये हो जाएगा रो और L अपॉन में A, यानी L/A और रो। जहाँ रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ यही रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ रो इज इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध, है ना बाबू। तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। जहाँ रो विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो यहाँ पे अभी बॉक्स मत बनाइए, वैसे बना लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एक सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं रो को रोक लूँ, अब इधर आ जाइए, अगर मैं रो को रोक लूँ तो आप देखो ये A अपॉन में है तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा R इंटू ए, और L ऊपर है तो अपॉन में आ जाएगा। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का ये फार्मूला बन जाएगा RA अपॉन में L। अब यहाँ पे देखो अगर विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र परिभाषा लिखनी है तो कैसे लिखेंगे। आप यहाँ से A को इकाई मान लो। यदि A 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी जो क्षेत्रफल है तार का वो 1 मीटर स्क्वायर हो, जो लंबाई है वो भी 1 मीटर हो, तो आप देखो ये दोनों जब 1-1 हो गए तो 1-1 R एकम में R और बटे में 1 लिखा नहीं जाएगा तो रो बराबर 1 के हो जाएगा। रो बराबर 1 हो जाएगा। रो बराबर 1 या 1 मिनट, रो बराबर R, सॉरी 1 कह रहे, वही तो हम कंफ्यूज बताओ। यानी रो है वो R के बराबर हो जाएगा। देखो अगर ये भी 1 ये भी 1 तो रो जो है वो R के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध का परिभाषा यहीं से देंगे। यदि किसी चालक तार की लंबाई इकाई हो, इकाई मतलब 1, यदि किसी चालक तार की लंबाई इकाई हो और उसका क्षेत्रफल भी इकाई हो तो उसका प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यानी ये स्पेशल गुण हो, उसके अंदर स्पेशल खास बात हो कि लंबाई भी 1 मीटर हो और उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर स्क्वायर हो, यानी इकाई इकाई दोनों 1-1 हो। तो ऐसा अगर है तो जो प्रतिरोध उसका होगा वही उसका विशिष्ट प्रतिरोध होगा, वही स्पेशल रेजिस्टेंस उसका होगा। बात समझ गए। यदि किसी चालक तार की लंबाई इकाई हो तथा उसका जो है क्षेत्रफल भी इकाई हो तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप उसकी परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध की लिख लेंगे और चाहे यहाँ पे ही प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आप लिख लेंगे। ठीक है, ओके। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो परिभाषा मैंने बोली उसको आप नोट कर लेंगे वीडियो को रोक के।